हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल। मैं हूं आप सभी के साथ सुमित्रा। हम बात कर रहे थे ट्रेड साइकिल्स के प्रिंसिपल्स की या व्यापारिक चक्रों के सिद्धांतों की। उसमें हमने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देख लिया था, जिसमें हमने बात की थी कि कुछ मतलब व्यक्तियों में मानसिक वृत्ति के कारण कभी कभी ऐसे परिवर्तन आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इस कारण निवेश ज़्यादा कर लें, मांग ज़्यादा कर देते हैं, उस वजह से आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और कभी कभी ऑटोमेटिकली वो निराश हो जाते हैं। तो ठीक है, इट इज़ नॉट सो जेन्यून, मतलब इतना हम नहीं कह सकते हैं कि ये है। ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरी थी। दूसरी हमने बात की थी मौद्रिक सिद्धांत, हॉटरे की मौद्रिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा जो फोकस किया था बैंकिंग साख या बैंकिंग ऋण पर किया था, जिसके माध्यम से व्यापारिक चक्र प्रभावित हो रहे हैं या व्यापारिक चक्र हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो हमें बूम की स्थिति या समृद्धि की स्थिति मिल रही है, और जब बैंक ऋण देना कम करने लगते हैं तो हमें मंदी की स्थिति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ये हैयक के द्वारा दी गई, ये आपके कोर्स में भी है। दो ही है, मतलब क्लासिकल, मतलब पुरानी ओल्ड थ्योरीज में तो हॉटरे और हैयक की। ठीक है, उसके बाद कीन, सेमिल्सन और हिक्स की थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो अब इस थ्योरी की बात करते हैं। ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, देखो नाम से पता चल रहा है ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सपोज आपने कुछ भी पढ़ के नहीं गए हो और ये आया कि व्यापार चक्र की ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करो 5 नंबर के, तो इससे क्या पता चल रहा है? नाम से कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ के भी नहीं चाहते हैं तो सिर्फ उसके नाम से ही, नाम में ही उसका आंसर छिपा होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो आप लिख सकते हो। जैसे अब इसमें ऊपर से पहले देखते हैं, फिर अपन अंदर चलेंगे। ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, आप क्या अनुमान लगा सकते हो? व्यापार चक्र हैयक के अनुसार किसके कारण आता होगा? ऑब्वियसली अति निवेश के कारण। जब निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अब कारण हम देखेंगे, निवेश बहुत अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा? इकोनॉमी में हमें बूम की स्थिति देखने को मिलेगी, और जब निवेश कम हो जाए धीरे धीरे तो इकोनॉमी में रिसेशन और मंदी की स्थिति आएगी। 2 लाइन तो आपको इससे क्लियर ही हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में अंदर जाते हैं। जैसे हैयक का मानना था कि समृद्धि अत्यधिक निवेश के कारण उत्पन्न हो रही है, और समृद्धि काल में क्या होता है, जब समृद्धि मतलब बूम प्रॉस्पेरिटी की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। उस समय क्या होता है, असंतुलन किस तरह से उत्पन्न होता है कि व्यापारिक चक्र की तेजी की अवस्था में पूंजी उद्योगों का अधिक विकास हमें देखने को मिलता है बजाय उपभोक्ता पदार्थ उद्योग की। क्योंकि इसके विपरीत मंदी की स्थिति में हम देखें तो पूंजी पदार्थों को ज़्यादा हानि होती है बजाय उपभोक्ता वस्तु के। ऐसा क्यों? जैसे हम उपभोक्ता वस्तु के केस में देखते हैं कि बहुत ही नेसेसरी है, आवश्यक है, तो इनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन या इनकी इलास्टिसिटी हम देखें तो वो कम होती है, बजाय हम दूसरे लग्जरी प्रोडक्ट्स या पूंजी पदार्थों की हम बात करें तो इसके कारण यहाँ पर जो निवेश का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। ठीक है, तो मंदी की स्थिति में भी ये कम नहीं हो सकता है, लोग अपना कंजम्पशन कम नहीं कर पाएंगे, तो उतनी हानि नहीं होती जितनी पूंजी पदार्थों को होती है। ठीक है, अब समृद्धि काल में पूंजी पदार्थ ही मतलब क्यों अधिक तेजी से विस्तार हो रहे हैं, उनका पूंजी पदार्थ उद्योगों का क्यों अधिक विस्तार हो रहा है, इसका कारण अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग बताया। जैसे हैयक, मैक्लब, रॉबिन्स ने, जैसे अभी हॉट्रिक का भी हमने देखा, तो इनका मानना था कि बैंकिंग पद्धति या बैंकिंग सिस्टम जो है इसके लिए उत्तरदायी है। इसके कारण हम देखते हैं कि जो हमारी प्रॉस्पेरिटी फेज है, समृद्धि काल है, उसमें निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बैंकिंग ऋण अधिक मिल रहा है, इस कारण से पूंजी पदार्थ उद्योग है उनमें वृद्धि देखने को मिलती है, और उपभोक्ता पदार्थों में इतनी हमें नहीं देखने को मिलती है। इस तरह से ब्याज की दर में कम होने से निवेश के अवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है, हैयक ने भी यहाँ पर वही समझाया है वापस कि निवेश में कमी वैसे कैसे हो रही है कि उधार बहुत ज़्यादा दे दिया तो बैंक क्या करते हैं, धीरे धीरे ऋण में कमी करने लगते हैं, ब्याज दर बढ़ाने लगते हैं, तो धीरे धीरे वापस निवेश हतोत्साहित होने लगता है, और क्या होगा, निवेश में कमी और मंदी प्रारंभ हो जाती है। इसको थोड़ा और विस्तारित या सारांश रूप में हम देखें तो देखो नीचे जो यहाँ लिखा है इसमें थर्ड पैराग्राफ में कि कभी कभी निवेश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, फलस्वरूप पूंजी पदार्थ उद्योगों का इतना विस्तार हो जाता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर उत्पादन क्षमता का मतलब क्या है, पूंजी पदार्थ क्या है, उत्पादन क्षमता ही तैयार कर रहे हैं। जैसे कंजम्पशन, उपभोक्ता वस्तु तो क्या है, ऐसी उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम हो रही है, हम डायरेक्टली उसका उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, वो खत्म हो गई। लेकिन पूंजी पदार्थ ऐसे वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। जैसे हम स्टील इंडस्ट्री की बात करें, हम जो स्टील इंडस्ट्री है या फिर या
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे ट्रैक्टर ट्रक ये सब बन रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो या फिर मतलब दूसरी मशीनें बन रही है तरह तरह की, जो उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में काम आ रही है। तो इससे क्या होगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। मतलब जो पहले काम लेबर कर रही थी, अब पूंजी पदार्थों के माध्यम से मशीनों के द्वारा हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उत्पादन पहले से अधिक बढ़ जाएगा, पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन हो पाएगा। परंतु इसके साथ ही यदि उपभोक्ता वस्तु की मांग इतनी नहीं बढ़ती सॉरी जितनी की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, जब भी हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, वो उत्पादन की क्षमता को बढ़ा रहा है। मतलब इन फ्यूचर में हम देखेंगे कि उससे हमारा जो पूर्ति श्रृंखला है या जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन करने की क्षमता, अर्थव्यवस्था की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ गई मतलब हम फ्यूचर में देखेंगे कि पूर्ति बढ़ेगी, लेकिन यदि उसकी तुलना में मांग में वृद्धि नहीं हो तो क्या होगा, जो उत्पादन क्षमता है अनयूटिलाइज्ड रह जाएगी। कहने का मतलब, यदि कोई उद्योग 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी उत्पादन क्षमता है, लेकिन मांग यदि 70 यूनिट की है, तो 30 यूनिट उसकी अनयूटिलाइज कैपेसिटी रह जाएगी, उत्पादन क्षमता रह जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होगा, फर्दर या आगे के पीरियड में क्या होगा, कम निवेश किया जाएगा। क्योंकि पहले से ही वो 30 मतलब पहले से 10 मशीनें थी जो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही थी। अब हमने देखा कि 70 यूनिट की डिमांड हुई, तो अगले फेज़ में क्या होगा, 10 यूनिट जो 10 मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी, अब वो क्या करेंगे, 7 मशीनें ही लगाएंगे। अब 7 मशीनों के बाद में मान लो और डिमांड कम होने लगी, मान लो 7 यूनिट ने 70 यूनिट का प्रोडक्शन किया, और यदि डिमांड 50 यूनिट की है, तो फिर वो नेक्स्ट फेज़ में क्या करेंगे, और उस निवेश को कम करेंगे, अब 5 यूनिट ही लगाएंगे मशीनों के। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वापस निवेश कम होने लगेगा जब मांग नहीं है। इसलिए जैसे हम बात करेंगे आगे, कीन्स ने बोला है कि मांग या समग्र मांग जो है अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, या जो व्यापारिक चक्र या निवेश को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि निवेश पूंजी पदार्थों का इतना अधिक विस्तार हो जाता है, एक असंतुलन सा हमें देखने को मिलता है। उपभोक्ता वस्तु की मांग इतनी नहीं बढ़ पाती, इस कारण क्या उत्पादन क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्पादन क्षमता या अतिरिक्त क्षमता होने के कारण फिर क्या होता है, धीरे धीरे निवेश कम होने लगता है। निवेश कम होगा तो उत्पादन घटेगा, रोजगार घटेगा, और धीरे धीरे हम अवसाद या मंदी की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो ये हमारा पूरा एक सर्कल हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे निवेश के बढ़ने से ऋण ब्याज कम है, ऋण बहुत ज़्यादा है, तो हम निवेश निवेश को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जिसके कारण पूंजी पदार्थ उद्योग में विस्तार होगा, और उसके बाद उत्पादन क्षमता विस्तार होगा। उत्पादन क्षमता विस्तार इतना अधिक हो गया, यदि वो उपभोक्ता वस्तु की मांग को मीट नहीं कर रहा है, मतलब उपभोक्ता वस्तु की मांग कम है, तो क्या होगा, धीरे धीरे अनयूटिलाइज कैपेसिटी रह जाएगी। उत्पादन क्षमता में अतिरिक्तता हमें देखने को मिलेगी, जिसके कारण अगले वाले वर्षों में क्या होगा, हमें निवेश कम होगा। निवेश का मतलब नए पूंजी पदार्थों की डिमांड ही नहीं होगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे उत्पादन, रोजगार और वस्तु की मांग और ये सब हमें इसमें कमी देखने को मिलेगी, और हमें एक जो ट्रेड साइकिल का फेज़ है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी से हम वापस अवसाद और मंदी की स्थिति की ओर आ जाएंगे, वापस एक लेवल पर। जब हमने बात की वापस ऐसे ही एक मंदी की स्थिति में यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से धीरे धीरे जब पूंजी पदार्थों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तो क्या होगा, एक लेवल बहुत ही लो लेवल हमें प्राप्त हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वापस जैसे जैसे कुछ मिनिमम डिमांड तो है ही, तो उस डिमांड को मतलब उस डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ पूंजी पदार्थों की मांग बढ़ेगी, जिससे वापस धीरे धीरे इकॉनमी रिवाइव होने लगेगी, निवेश बढ़ेगा। अब निवेश बढ़ने का कारण उन्होंने बताया कि वापस ऋण देना चालू कर दे बैंकिंग सिस्टम, तो उसके कारण भी वापस धीरे धीरे निवेश बढ़ेगा, पूंजी पदार्थों की मांग बढ़ेगी, उनका विस्तार होगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, और इस तरह से एक चक्र हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हैक ने व्यापार चक्र को समझाया है। ये आपकी पूरी हुई ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, अति निवेश सिद्धांत। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कीन्स की जो ट्रेड साइकिल थ्योरी है वो पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद सैमुअल्सन और हिक्स के। ठीक है।